देखिए, मिल के हम प्रतिनिधियात्मक शासन पर विचार पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से लोकतंत्र में जो है कुशल जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं और किस प्रकार जो है कुशलता पूर्वक अपने कार्यों का संचालन करते हैं। तो हम देखते हैं कि अब अगला जो पॉइंट है इसमें वो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। तो देखिए, मिल इस बात से भलीभांति परिचित था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो है बहुमत की निरंकुशता होती है, कि बहुमत का शासन होता है, कि मेजोरिटी जिस दल को प्राप्त होती है वही दल अपनी सरकार बनाता है। तो बहुमत पर जो है अल्पमत का अत्याचार हम देखते हैं कि अल्पमत पर किस तरह से जो है बहुमत अत्याचार करता है और बहुमत पर जो है किस प्रकार अल्पमत पर बहुमत की निरंकुशता हमें इस शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो देखिए, मिल इस बात से पूरी तरह से वाकिफ था कि शासन व्यवस्था में अल्पसंख्यक के हित जो होते हैं सुरक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुमत का शासन होता है और मिल बहुमत के शासन से पूरी तरह से उसे स्पष्ट रूप से पता था कि बहुमत के शासन में किस प्रकार से अल्पसंख्यक के जो हित होते हैं सुरक्षित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार मिल जो है मिल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुमत की निरंकुशता या अल्पसंख्यकों पर बहुमत के अत्याचार से भली भांति परिचित था और इसीलिए उसने अल्पसंख्यकों के हितों की अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के उपाय पर उसने जो है विचार किया। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर विचार किया और इस हेतु उसने निम्नलिखित दो उपाय दो उपायों का सुझाव दिया। देखिए, पहला है, उसने माना कि विधानसभा में स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य विधानसभा में
निर्वाचित विधानसभा में निर्वाचित स्वतंत्र रूप से सदस्य। स्वतंत्र रूप का मतलब निर्दलीय। स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य, स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य। अगला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। सॉरी, इसमें गलत हो गया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। इसमें उसने प्रथम की उपेक्षा जो है दूसरे पर अधिक बल दिया है। इसमें मिल ने प्रथम की उपेक्षा द्वितीय सुझाव पर अधिक बल दिया है। प्रथम की अपेक्षा द्वितीय सुझाव पर अधिक बल दिया है। द्वितीय सुझाव पर अधिक बल दिया। तो मिल का मानना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें किस प्रकार से जो है निर्वाचन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और मिल ये कहता है कि इसमें किस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था में मिल ने जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को महसूस किया और व्यवस्था में जो है किस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका में उसने अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचा और ये सुझाव दिया कि किस प्रकार हेयर सिस्टम के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व को हम हेयर सिस्टम भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हेयर सिस्टम भी कहा जाता है। और इस सिस्टम के द्वारा उसने बताया कि किस प्रकार इस प्रणाली के द्वारा, इस निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किस प्रकार अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो मिल ने अपने समय में ही उसने बहुमत शासन व्यवस्था के दोषों के बारे में उसे ज्ञात था और उसने ये बताया कि बहुमत के शासन व्यवस्था में किस प्रकार से बहुमत पर जो है, बहुमत की शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि अल्पमतों का या अल्पसंख्यकों का किस प्रकार से उसमें हित सुरक्षित नहीं होते हैं और अल्पमत पर जो है बहुमत की निरंकुशता का अत्याचार हमें इस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है, क्योंकि बहुमत पर आधारित ये शासन व्यवस्था होती है और मेजोरिटी जिस दल को प्राप्त होती है वही दल जीतता है और उसी के जो प्रतिनिधि जो होते हैं वो चुनकर सरकार बनाते हैं,
निर्वाचित होकर सरकार उसी दल की बनती है। तो इसमें बहुमत की निरंकुशता के दोषों से मिल पूरी तरह से परिचित था और उसने इस दोषों के कारण ही उसने जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली हेयर सिस्टम को उसने जो है माना कि इस व्यवस्था से हम किस प्रकार से इसके दोषों से बच सकते हैं। तो उसका उसने उपाय, सबसे प्रभावी उपाय बताया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के द्वारा जो है हम बहुमत की निरंकुशता से बच सकते हैं कि इसमें किस प्रकार अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित नहीं होते हैं और अल्पसंख्यक पर बहुमत की जो है शासन की निरंकुशता, उसका अत्याचार हमें देखने को मिलता है। तो मिल ने जो है इसके गंभीर दोषों को देखा और उसने जो है प्रमुख सुझाव सुझाया कि इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की जो अनदेखी होती है, उपेक्षा होती है, उसको किस प्रकार से हम इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर हम इसमें जो है अल्पसंख्यकों के हितों को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए, मिल ने जो है इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व की शासन व्यवस्था के द्वारा, निर्वाचन प्रणाली के द्वारा जो है अल्पसंख्यकों के हितों को उसने सुरक्षित किया कि अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में ही विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो देखिए, अल्पसंख्यकों को जो है मिल के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली ही ऐसी प्रणाली है, कई बार 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसलिए मिल के अनुसार कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मिल ने क्यों समर्थन किया। तो देखिए, उसमें 2 नंबर के प्रश्न में आपको लिखना है ये कि मिल के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व ही ऐसी आनुपातिक प्रतिनिधित्व ही एकमात्र ऐसी आनुपातिक प्रतिनिधित्व ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसमें अल्पसंख्यकों को ऐसी पद्धति है जिसमें अल्पसंख्यकों को विधानसभा में उनकी संख्या के अल्पसंख्यकों को विधानसभा में उनकी संख्या के अनुपात में उनकी संख्या के आधारणीय अनुपात में उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो देखिए, प्राप्त होता है। तो देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में हम देखते हैं कि विधानसभा में जो है किस प्रकार जो है इसमें अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मिल ने
अल्पसंख्यकों के हितों को उसने ध्यान में रखकर इस प्रणाली का समर्थन किया कि जिस प्रकार हम लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को देखते हैं और बहुमत की निरंकुशता के कारण अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित नहीं होते हैं, तो अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रखने के लिए उसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया और ये बताया कि इस प्रणाली के द्वारा ही जो है विधानसभा में अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि मिल ने इस प्रकार जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को जो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए इसको बहुत ही अच्छे सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा ही जो है अल्पसंख्यकों के हित जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सुरक्षित रह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मिल ने मताधिकार के लिए क्या आवश्यक योग्यताएं बताई हैं। ये भी आपके कई बार पूछ लिया जाता है और बड़ा प्रश्न जब आता है प्रतिनिधित्व शासन पर तो उसमें ये सब हमें लिखना होता है। तो उस दृष्टि से भी मैं आपको बता रहा हूँ 20 नंबर का प्रश्न आता है कि मिल के प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था पर विचार आप बताइए। तो देखिए मताधिकार के लिए उसने आवश्यक योग्यताएं बताई हैं। तो देखिए मिल के अनुसार मताधिकार संबंधी आवश्यक योग्यताएं तो मिल ने मताधिकार संबंधी आवश्यक योग्यताएं बताई हैं। वो क्या क्या है देखिए। आवश्यक योग्यताएं क्या क्या है। तो पहला है कि मतदाता को शैक्षणिक योग्यता पर बल देता है कि जो है मतदाता पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मिल जो है सर्वप्रथम जो है मतदाताओं के लिए कुछ योग्यताएं की बात करता है और पहली ये बात करता है कि मताधिकार के लिए कुछ आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। मताधिकार के लिए कुछ आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो मिल इस बात का पूरी तरह से जो है आलोचना करता है कि मताधिकार अनपढ़ होना चाहिए। वो इस बात को नकारता है कि मत देने वाला व्यक्ति जो है लिखा पढ़ा नहीं हो, इसकी वो पूरी तरह से आलोचना करता है और ये कहता है कि मत देने वाला पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके लिए शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए। तो मिल जो है मताधिकार के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करता है कि मतदाताओं को जो है साधारण रूप से पढ़ने लिखने और गणित के प्रश्न करने की योग्यता नहीं रखने पर उन्हें मताधिकार कैसे दिया जाए। तो इसलिए मिल जो है मताधिकार के लिए शैक्षणिक योग्यता पर बल देता है कि मत देने वालों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए और उन्हीं लोगों को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए तो लिखने पढ़ने की योग्यता उन्हें प्राप्त हो। तो इस प्रकार से मिल जो है शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ मिल मतदाताओं की, तो देखिए मिल मतदाताओं की शैक्षणिक
योग्यता के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ उनकी संपत्ति संपत्ति विषयक योग्यता पर भी बल देता है। तो देखिए, संपत्ति विषयक योग्यता पर भी बल देता है। संपत्ति विषयक योग्यता पर भी बल देता है। तो देखिए, मिल जो है पहले तो मताधिकार के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करता है कि जो लिखा पढ़ा नहीं है उसे मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए मत देने के लिए, और वो इन्हीं शैक्षणिक योग्यताओं पर बल देता है कि साधारण कुछ आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए लिखने पढ़ने की, जिसके आधार पर मतदाता जो है अपनी किस प्रकार बात को कह सकने के लिए उसमें कुछ शैक्षणिक योग्यताओं की आवश्यकता हो कि वो पहचान सके प्रतिनिधि किस प्रकार से जो है राजनीति में छल कपट का प्रयोग करते हैं। और एक क्लियर विजन जो होता है वो पढ़ाई के बाद ही व्यक्ति के मन में जो है स्पष्ट रूप से हमें दिखता है कि उसका स्पष्ट रूप से जो है उसका मूल्यांकन वो कर पाता है उम्मीदवारों का। तो वो लिखा पढ़ा कुछ होना चाहिए, लिखने पढ़ने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अगली है, मिल मतदाताओं की शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ उनकी संपत्ति विषयक योग्यता पर भी बल देता है कि उसका ये मानना है कि संपत्तिहीन व्यक्तियों की तुलना में जो संपत्तिशाली व्यक्ति होते हैं वो अधिक जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायित्व उनमें ज्यादा होता है और राज्य की संपत्ति की सुरक्षा वो अधिक ढंग से कर सकते हैं। तो मिल का ये मानना है कि संपत्तिशाली व्यक्ति जो होते हैं अधिक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से उनका रवैया होता है और वो संपत्तिहीन व्यक्तियों की तुलना में अधिक संपत्तिशाली व्यक्तियों को उत्तरदायित्व से परिपूर्ण मानता है। और ये कहता है कि राज्य की सुरक्षा, राज्य की संपत्ति की सुरक्षा भी वही व्यक्ति कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में संपत्ति होती है। तो इस प्रकार से मिल जो है वो ये मानता है कि राज्य की संपत्ति की सुरक्षा भी वही कर सकते हैं जिनके पास संपत्ति होती है। अगला है, मिल का जो है बहुल या गुणात्मक मतदान। मिल का बहुल या गुणात्मक मतदान। तो देखिए, मिल का बहुल या गुणात्मक मतदान। मिल का बहुल या गुणात्मक मतदान। तो देखिए, मिल जो है, मिल मतों के मूल्यों को समान रूप से, मतों के मूल्यों को समान नहीं मानता है, मतों को मूल्यों को समान नहीं मानता है। उसके अनुसार मूर्ख, अज्ञानी, मूर्ख, अज्ञानी तथा उदासीन व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित और उच्च गुण वाले व्यक्तियों को अधिक मत देने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। अज्ञानी, मूर्ख तथा
उदासीन प्रवृत्तियों से युक्त व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित एवं उच्च गुणों से युक्त व्यक्तियों का उच्च गुणों से युक्त व्यक्तियों को मताधिकार की अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। मताधिकार की अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार मिल जो है मतों का जो मूल्य एक समान नहीं समझता, उसके अनुसार जो है मत का मूल्य अलग है। और इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से मिल ये कहता है कि जो मूर्ख, अज्ञानी और उदासीन प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन उदासीन और अज्ञानी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित एवं उच्च गुणों से युक्त व्यक्तियों को मताधिकार की अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मिल जो है मतों के समान मूल्यों की बात नहीं करता, और वो कहता है कि मूल्य एक अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति का मूल्य जो होता है उसका कम महत्व होता है, और उससे अधिक जो है शिक्षित और उच्च गुणों से युक्त व्यक्तियों का मताधिकार, मत देने की शक्ति जो होती है उन्हें अधिक प्राप्त होनी चाहिए, और उनका मत जो होता है वो बहुत ही मूल्यवान होता है। तो इस प्रकार मिल जो है मतों में बहुल या गुणात्मक मतदान की बात वो करता है कि किस प्रकार जो है गुणात्मक मतदान मिल उसको सर्वश्रेष्ठ मानता है, और ये कहता है कि शिक्षित और उच्च गुणों से युक्त व्यक्तियों को मताधिकार की अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार से ही हम देखते हैं कि मिल का खुला या सार्वजनिक मतदान पर क्या विचार है। तो मिल कहता है कि मिल के खुला या सार्वजनिक मतदान पर मिल के विचार, सार्वजनिक मतदान। तो देखिए मिल जो है गुप्त मतदान का विरोध करता है, और यह कहता है गुप्त मतदान का विरोध करता है और यह कहता है कि खुला या सार्वजनिक मतदान को वो उचित मानता है, करता है, और खुले या सार्वजनिक मतदान को उचित समझता है। खुले या सार्वजनिक मतदान को उचित समझता है। उसका मानना है कि गुप्त मतदान जो है वो उसकी तुलना में जो सार्वजनिक मतदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार गुपचुप में जो कराना मतदान है वो बहुत ही अनुचित एवं अनैतिक है। तो इस प्रकार मिल जो है सार्वजनिक रूप में किए जाने वाले मत के बारे में कहता है कि ईमानदारी से और सोच समझ के साथ में व्यक्ति सार्वजनिक रूप से मतदान करता है वो श्रेष्ठ है, जबकि गुपचुप में जो मतदान करता है वो अनैतिक है, गलत है। तो इस प्रकार से मिल गुप्त मतदान का पूरी तरह से विरोध करता है और गुप्त मतदान को मानता कि अनैतिक है, पाप है,
और इस प्रकार गुप्त मतदान का विरोध करते हुए वो सार्वजनिक मतदान को सर्वश्रेष्ठ मानता है कि खुले में जो व्यक्ति अपनी समझ के साथ, सोच समझ के साथ, ईमानदारी के साथ में अपने मतदान का प्रयोग करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से मिल गुप्त मतदान को अनैतिक मानता है और सार्वजनिक मतदान को नैतिक मानता है। तो इस प्रकार से मिल जो है सार्वजनिक मतदान की बात करता है। उसी प्रकार से मिल महिला मताधिकार की बात करता है और मिल ये कहता है कि महिलाओं को भी जो है मत देने का अधिकार है। तो देखिए मिल जो है महिला स्वतंत्रता का पक्षधर है और महिला मताधिकार की बात, महिला मताधिकार मिल नारी स्वतंत्रता का पक्षधर है। मिल नारी स्वतंत्रता का पक्षधर है और वह है पक्षधर है और वह महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करता है। महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करता है। मिल का मानना है कि नारी जो है उसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और नारी स्वतंत्रता का वह पक्षधर है और नारी स्वतंत्रता का पक्षधर होने के कारण मिल जो है महिलाओं के मताधिकार की बात करता है कि महिलाओं को मत देना चाहिए। तो उसका ये मानना है इस प्रकार जो है महिलाओं की स्वतंत्रता का पक्षधर है और स्त्री पुरुष, उसका मानना है कि पुरुषों के समान ही जो है स्त्रियों को भी मत देने का जो विधान है। तो इस प्रकार मिल पुरुषों के समान ही महिलाओं के मताधिकार का पक्षधर है। तो हम ये देखते हैं कि मिल स्त्री पुरुष समानता की बात करता है कि स्त्री भी जो है पुरुष के समान है और पुरुष के समान होने के कारण, क्योंकि वो नारी स्वतंत्रता की बात करता है, स्त्री स्वतंत्रता की बात करता है और उसका ये मानना है कि स्त्री पुरुष दोनों समान है और इस कारण से दोनों समान होने के कारण वो महिलाओं के मताधिकार की बात भी करता है कि महिलाओं को भी जो है मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए मिल जो है इस प्रकार जो है अपना प्रतिनिधियात्मक शासन पर अपने विचार प्रस्तुत करता है और उसका ये मानना है कि प्रतिनिधियात्मक जो शासन जो होता है वो शासन का हम देखते हैं लोकतंत्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है और उसमें जो है प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था, क्योंकि वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम नहीं अपना सकते और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में हम प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हैं और मिल जो है इस शासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था का स्वरूप मानता है।